जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से कृष्णा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से आज हम कोबर के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति या वलित पर्वत, हिमालय एक वलित पर्वत है। दो तरह के माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत और ब्लॉक माउंटेन, दो तरह के पर्वत होते हैं। तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो हैं, ये 5 सिद्धांत हैं जो वलित पर्वतों की या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। भूसन्नति को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत भूसन्नति सिद्धांत जो कि कोबर ने दिया था। कोबर एक जर्मन वैज्ञानिक है। ये मैच द फॉलोइंग में ये नाम दे दिए जाते हैं और वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाता है, मिलाने के लिए आ जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है संवहन तरंग सिद्धांत, जो कि होम्स ने दिया था। तीसरा सिद्धांत है तापीय संकुचन का सिद्धांत, जो कि जेफरीज नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। चौथा सिद्धांत है रेडियो एक्टिव सिद्धांत, जो कि जोली के द्वारा दिया गया है। और जो आधुनिक हमारा सिद्धांत है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य है। तो हम वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में 2 ही सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूसन्नति का सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो चलिए आज हम भूसन्नति सिद्धांत को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर कौन थे? मैंने बताया आपको, जर्मन वैज्ञानिक थे। भूसन्नति जियोसिंक्लाइन क्या होता है? जियोसिंक्लाइन एक ऐसी जगह होती है जो 2 धरातल हैं, 2 धरातल कह लीजिए आप, या महाद्वीप, द्वीप, कुछ भी बोल दीजिए। उनके बीच में एक पतला छिछला संकरा लंबा सागरीय क्षेत्र होता है। छिछला मतलब उसकी गहराई कम होती है, गहराई कम होती है पानी की। संकरा पतला, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता और लंबाई ज़्यादा होती है। ऐसा सागरीय क्षेत्र जो छिछला हो, संकरा हो और लंबा हो, और वहाँ पे दोनों तरफ, दोनों क्षेत्रों से, दोनों जो धरातल है वहाँ से आके अवसाद आके जमा होते हैं। नदियाँ बहा बहा के अवसाद लाके इस समुद्र में, इस सागरीय क्षेत्र में मिला देती हूँ। ऐसे जगह को कहते हैं भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। तो भूसन्नति के बारे में कोबर ने नहीं बताया था। भूसन्नति के बारे में किसने बताया था? 2 वैज्ञानिक थे, हाल एवं डाना। हाल और डाना ने बताया भूसन्नति के बारे में, लेकिन भूसन्नति का सिद्धांत दिया जर्मन वैज्ञानिक कोबर ने। तो कोबर ने कहा कि वो जो भूसन्नतियाँ हैं, जो जियोसिंक्लाइन है, वो पर्वतों का पालना है। पालना क्या होता है? जिसमें बच्चे बड़े होते हैं। इसी तरह से जो पर्वत हैं, कौन से पर्वत? फोल्डेड माउंटेन की बात चल रही है यहाँ। तो फोल्डेड माउंटेन जो है वो पर्वत, वो भूसन्नति में ही बड़े हुए हैं, भूसन्नति में ही उत्पन्न हुए हैं। उनका जो जन्म है वो भूसन्नतियों में ही हुआ है, ऐसा कोबर ने कहा। तो भूसन्नति जो है पर्वतों का पालना है, और वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों में हुई है। जियोसिंक्लाइन में ही वलित पर्वतों की, फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा किसने कहा? कोबर ने कहा। भूसन्नति मैंने आपको बताया, छिछला संकरा लंबा सागरीय क्षेत्र, और जिसमें अवसाद आकर जमा होते रहते हैं। पिक्चर में हम इसको देखेंगे अभी। देखिए, ये एक भूखंड है, ये एक भूखंड है, और इसके बीच में सागरीय क्षेत्र है। दोनों तरफ से नदियाँ आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट अवसाद बहा के लाती हैं और यहाँ जमा करती रहती हैं। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको हम कहेंगे भूसन्नति। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लंबा ज़्यादा है। इसको हम 2D में बना के देख लेते हैं। देखिए, ये एक सागरीय क्षेत्र है, सॉरी, ये एक धरातलीय क्षेत्र है, ये एक धरातलीय क्षेत्र है। ये बीच में एक छिछला क्षेत्र है जिसमें नदियाँ आके अपने अवसाद डाल देती हैं। इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसे हम कहते हैं भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन। इसमें आके सेडिमेंट्स जमा होते रहते हैं। तो कोबर ने बताया, ये कोबर ने जो सिद्धांत है उसका हम अब देखते हैं कि व्याख्या कैसे करते हैं कोबर। तो सबसे पहले हमें पता है कि करोड़ों साल पहले हमारे जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी पे जो है इतने सारे महाद्वीप नहीं थे। केवल एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जो महासागर था ये वाला, उस महासागर का नाम था पैंथालासा, और जो महाद्वीप था, जो धरातलीय क्षेत्र था, उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया और पैंथालासा। कालांतर में क्या हुआ कि पैंजिया 2 भागों में टूट गया। जो उत्तरी भाग था वो है अंगारा लैंड बन गया, और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। ये दक्षिणी भाग बन गया गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग बन गया अंगारा लैंड।
उसके बाद क्या हुआ, फर्दर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग हो गए और उनके बीच में जो सागरीय क्षेत्र बना, पहले पूरे का पूरा पैंथालासा सागर था, लेकिन इनके बीच में जो सागरीय क्षेत्र बना उसका नाम पड़ा टैथिस सागर। और टैथिस सागर बन गया एक जियोसिंक्लाइन क्षेत्र, भूसन्नति। क्यों? क्योंकि देखिए पतला छिछला क्षेत्र है और दो धरातलों के बीच में है, तो ये एक भूसन्नति बन गया। मतलब यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण यहाँ पे होगा इस भूसन्नति में। तो उत्तरी भाग बना अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड। फर्दर क्या हुआ, जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड भी कुछ हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूटा, एक उत्तरी अमेरिका उससे अलग हो गया और एक तरफ यूरेशिया अलग हो गया। इसी तरह से जो गोंडवाना लैंड था वो भी कई सारे महाद्वीपों में टूट के अलग अलग हो गया। उत्तरी अमेरिका उससे अलग हो गया, दक्षिणी अमेरिका उससे अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप उससे अलग हुआ, अंटार्कटिका महाद्वीप उससे अलग हुआ और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी उससे टूट के अलग हो गया। और अफ्रीका से ही टूट के निकला हमारा प्यारा भारत, और इस बीच में हमारा टैथिस सागर जो एक जियोसिंक्लाइन है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ और ये हमारा प्यारा भारत है। हमारे भारतवर्ष और यूरेशिया, यूरेशिया किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। इनके बीच में जो जगह है वो है टैथिस सागर, जिसे हम कह रहे हैं भूसन्नति, और ये ऑस्ट्रेलिया, जो ये दोनों टूट के अलग हो गए हैं। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है कोबर के अनुसार। ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है, गोंडवाना लैंड में भारत वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये अंगारा लैंड में चाइना वाला हिस्सा है, या इसे यूरेशिया वाला हिस्सा कह सकते हैं आप। ये दो धरातलीय क्षेत्र हैं, भारत और चाइना, ऐसे समझ लीजिए आप। दोनों के बीच में एक सागर है जिसका नाम है टैथिस सागर। देखिए यहाँ पे टैथिस सागर है, ये है टैथिस सागर। अब टैथिस सागर में दोनों तरफ से आके नदियाँ गिरेंगी, क्योंकि दो धरातल हैं, धरातलों से पानी आएगा तो सागर में गहरे क्षेत्र में जाएगा। दोनों तरफ से नदियाँ आकर टैथिस सागर में गिर रही हैं और अपने अवसाद यहाँ पे जमा करते चले जा रही हैं। टैथिस सागर एक भूसन्नति जियोसिंक्लाइन क्षेत्र है टैथिस सागर, और अपने अवसाद यहाँ पे जमा करती चली जा रही हैं। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, आप एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा या चादर ले लीजिए, उसको एक तरफ इधर से पकड़ लीजिए और दूसरे किसी बंदे से बोलिए आप इधर से पकड़ लें, और बीच में आप वज़न डाल दीजिए, 1 किलो वज़न बीच में रख दीजिए, तो बीच में से गहरी हो जाएगी चादर और यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ भी चली जाएगी। थोड़ा और वज़न डालेंगे तो ये बीच में से और गहरी हो जाएगी और आपको थोड़ा अंदर की तरफ खींच लेगी। आप उसको खींचने से नहीं रोक सकते, गहरा होने से नहीं रोक सकते। ठीक उसी तरह से क्या हुआ, जैसे जैसे नदियाँ अवसाद जमा करती चली जा रही हैं, अवसाद यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों तरफ से बह बह के अवसाद आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वेट हो गया। जो अवसाद जमा हो रहे थे वहाँ पे वजन ज़्यादा हो गया, अवसादों का भार ज़्यादा हो गया। तो अवसादों का भार होने से क्या हुआ कि भूसन्नति का अवतलन हो गया, भूसन्नति की गहराई नीचे चली गई, इसको बोलते हैं भूसन्नति का अवतलन। और इस तरफ था भारत, इस तरफ थी चीन, तो दोनों तरफ से धरातल थोड़े पास में आ गए, संकुचन होकर पास में आ गए। जैसे मैंने आपको बताया, जब बीच में वजन डालेंगे तो चादर के दोनों कोने पास में आ जाएंगे, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से क्या हुआ, अवसादों का भार बढ़ने से भूसन्नति का अवतलन हो गया और दोनों जो धरातलीय क्षेत्र थे वो पास में आ गए। और ऐसे ही जब और भार डालते रहेंगे और भार डालते रहेंगे तो जो अग्रदेश, अग्रदेश मतलब जो सबसे पास में है उन्हें अग्रदेश कहा जाता है, अग्रदेश वाले क्षेत्र और पास में आते रहेंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि भूसन्नति का संकुचन होने से क्या होगा, जो भूसन्नति का संकुचन हो जाएगा, संकुचन मतलब पास में आ जाना, और अवसादों में वलन हो जाएगा। अवसाद जो इनके बीच में जो सेडिमेंट्स भरे हुए थे वो फोल्ड हो जाएंगे ऊपर की तरफ, नीचे तो हो नहीं सकते, लेकिन नीचे तो ऑलरेडी धरातल है तो नीचे तो फोल्ड होंगे नहीं। और ये दोनों क्षेत्र जो हैं अग्रदेश आगे की तरफ आते चले जा रहे हैं इन अवसादों के वजन की वजह से। तो ये जो अवसादों के वेट की वजह से आगे की तरफ आ रहा है, फाइनली होगा ऐसा, जब ये संकुचन होगा, ये जो अवसाद है सेडिमेंट्स हैं ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। देखिए ये ऊपर की तरफ अवसाद ये फोल्ड हो गए हैं, अवसाद ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे और दोनों किनारों पर जो अग्रदेश हैं उनके दोनों किनारों पर फोल्डेड हो जाएंगे। एक या एक से अधिक ज़्यादा कितने भी वलन यहाँ पे पड़ सकते हैं, कितने भी फोल्ड बन सकते हैं दोनों किनारों पर, किसके, सेडिमेंट्स के। और बीच वाला क्षेत्र एक पठार की तरह थोड़ा ऊंचा क्षेत्र रह जाएगा। जब ये फोल्ड होगा, इसके सेडिमेंट्स फोल्ड होंगे तो दोनों किनारों पर एक या एक से अधिक वलन पड़ सकते हैं, ऐसा किसने कहा, कोबर ने। और बीच वाला क्षेत्र थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र रह जाएगा, पठार के जैसा दिखाई देगा। देखिए दोनों किनारों पर एक या एक से अधिक वलन पड़ सकते हैं और बीच वाला क्षेत्र मध्य पिंड की तरह पठार जैसा दिखाई देगा। और इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हिमालय को, हिमालय के एक्सप्लेन किया इस सिद्धांत के अनुसार। देखिए हिमालय में जो हम भारतवर्ष की तरफ फोल्ड पड़े उसे कहा गया हिमालय। इसमें 3 फोल्ड पड़े हैं, कौन कौन से, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। भारत वाले क्षेत्र में 3 फोल्ड पड़े, ठीक है। बीच में जो पठार वाला क्षेत्र बताया मध्य पिंड, वो तिब्बत का पठार है।
और चाइना वाले क्षेत्र में भी फोल्ड पड़ा। उस पहाड़ का नाम है कुनलुन शान पर्वत, जो चीन में है, कुनलुन शान पर्वत जो चीन में है। तो इस तरह से कोबर ने अपने सिद्धांत का व्याख्या किया, एक्सप्लेन किया कि हिमालय ऐसे बना है। जो भारत वाले क्षेत्र में फोल्ड पड़े हैं वो हिमालय है, जो चाइना वाले क्षेत्र में फोल्ड पड़े हैं वो कुनलुन शान पर्वत है, और जो बीच का उठा हुआ क्षेत्र है वो तिब्बत रह गया। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है, कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत की पूरे रूप से इस अपने बात को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आलोचना हुई है। तो क्या आलोचना करते हैं इसकी, अभी तर्कसंगत आलोचना करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो हिमालय का निर्माण के बारे में जो इन्होंने बताया कोबर ने, वो सही है, सत्य है और प्रासंगिक भी है। कैसे? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हिमालय का निर्माण जो है सेडिमेंट्स से हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की जो मिट्टी है उसमें जलीय जीवाश्म पाए जाते हैं, सेडिमेंट रॉक्स हैं उसके अंदर, अब सारी चट्टानों से ही बना हुआ है। तो ये बात सत्य है हिमालय के निर्माण के बारे में। अवसादों का वलन हुआ, बिल्कुल अवसादों के वलन से हिमालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि वो पूरी सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। ये बात भी सही साबित हुई कोबर के सिद्धांत से। लेकिन भूसन्नति के अवतलन एवं संकुचन के लिए इतना जो वेट है, जब भूसन्नति का अवतलन हुआ, जब भूसन्नति में वेट हुआ, वहाँ पे सेडिमेंट्स आके जमा हो गए, तो फिर वो फोल्ड कैसे हो गए, ये बात जो है ये प्रूफ नहीं कर पाए। ये बात जो है सत्य नहीं हो पाई, असत्य है कि भूसन्नति के अवतरण एवं संकुचन के लिए जो बल चाहिए, इतना बल कहाँ से आया कि वो पूरा का पूरा सेडिमेंट्स फोल्ड होकर इतना बड़ा पर्वत बन गया। उस बल की ये व्याख्या नहीं कर पाए। तो हिमालय का निर्माण इस बल से संभव नहीं हो सकता। तो ये असत्य है, इस चीज़ की व्याख्या कोबर नहीं कर पाए कि इतना बल कहाँ से आया कि जो हिमालय पर्वत जैसा पर्वत बन गया। इतना फोर्स तो नहीं आएगा भूसन्नति के अवतलन से। और बल की व्याख्या किसने की? बल की व्याख्या करती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस बल की व्याख्या करती है कि इतना बल कहाँ से आया। फिर भी अधिकांश बातें जो है हमारे कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत की वो प्रासंगिक हैं, अधिकांश बातें जो हैं सत्य पाई गई हैं। तो इस तरह से हमारा कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत हमने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, और फिर हिमालय के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, थैंक यू।